कहते हैं ना कि शोहरत की दुनिया जितनी बाहर से चमकती है उतनी ही अंदर से अंधेरे से भरी होती है। जो चेहरा कभी करोड़ों दिलों की धड़कन था, जो अदाएं कभी स्क्रीन पर तूफान ला देती थीं, वही चेहरा एक दिन बंद फ्लैट में तन्हा पड़ा मिला। 3 दिन तक किसी को उसकी मौत का पता तक नहीं चला, और जब दरवाजा टूटा तो अंदर मिली सिर्फ खामोशी, एक नाम जो कभी बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार हुआ करती थी, लेकिन जिनकी मौत ने पूरी इंडस्ट्री को आईना दिखा दिया। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम बात करने जा रहे हैं परवीन बाबी की, उस हकीकत की जो अब भी अधूरी सी लगती है, उस दर्द की जो उन्होंने सालों तक अकेले झेला, उस सन्नाटे की जो उनके आखिरी सफर तक उनका साथी बना। ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है, ये कहानी है एक लड़की की जो ग्लैमर की दुनिया में खो तो गई, लेकिन खुद को कहीं पीछे छोड़ आई। तो चलिए शुरू करते हैं परवीन बाबी की अधूरी दास्तान, एक ऐसी कहानी जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल तोड़ने वाली। दोस्तों, परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ शहर में हुआ था। उनका ताल्लुक एक पठान मुस्लिम परिवार से था। उनके पापा सीनियर अफसर थे और परिवार काफी पढ़ा लिखा और मॉडर्न सोच वाला था। परवीन बचपन से ही अलग थीं, वो पढ़ने में भी तेज थीं और देखने में तो इतनी सुंदर थीं कि स्कूल के दिनों से ही लोग उन्हें देखते रह जाते थे। परवीन ने अपनी पढ़ाई माउंट कार्मल हाई स्कूल से की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया और वहीं से उनका झुकाव आर्ट और ग्लैमर की दुनिया की तरफ हुआ। कॉलेज के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे और पहली बार जब वो एक मैगजीन के कवर पर आईं तो लोग दंग रह गए, क्योंकि उस जमाने में ऐसा स्टाइल, ऐसा कॉन्फिडेंस बहुत कम लड़कियों में दिखता था। 1972 में परवीन बाबी ने मॉडलिंग की दुनिया से सीधा बॉलीवुड में एंट्री मारी और पहली फिल्म थी चरित्र, जिसमें उनका काम तो किसी को याद नहीं, लेकिन चेहरा सबके दिमाग में छप गया, क्योंकि उस दौर की हीरोइनों से बिल्कुल अलग दिखती थी। परवीन बाबी लंबी थीं, स्लिम थीं और उनमें एक वेस्टर्न टच था जो उस जमाने में बहुत ही नया था, और शायद इसी वजह से डायरेक्टर्स की नजर उन पर पड़ गई। धीरे धीरे उन्होंने कुछ और फिल्में की और फिर 1974 में आई फिल्म मजबूर, जिसमें वो पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं और यहीं से उनकी किस्मत पलटी। इस फिल्म में उनका रोल भले छोटा था, लेकिन परवीन बाबी की स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी थी कि लोग उन्हें भूल नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, जैसे दीवार, अमर अकबर, एंथनी, नमक हलाल, शान सुहाग और उनकी खासियत ये थी कि वो उस दौर की पहली एक्ट्रेस थीं जो बिकिनी पहनने से नहीं हिचकती थीं और कैमरे के सामने बेहद कॉन्फिडेंट थीं। उन्होंने उस जमाने की हीरोइनों की परंपरागत छवि को तोड़ दिया और एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट महिला का रोल पर्दे पर निभाया। परवीन बाबी का लुक, उनका स्टाइल, उनकी चाल ढाल, सब कुछ इतना अलग था कि लोग उन्हें देखे बिना नहीं रह पाते थे। उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम के कवर पर भी जगह बनाई, और वो भी पहली इंडियन एक्ट्रेस के तौर पर। ये एक बहुत बड़ी बात थी। परवीन के करियर का पीक टाइम 27 से 1982 तक माना जाता है, जब उनकी हर फिल्म हिट होती थी और हर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। उन्होंने जितनी जल्दी नाम कमाया, उतनी ही तेजी से वो हर एक्टर की पहली पसंद बन गई। परवीन बाबी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सबसे ज्यादा हिट रही अमिताभ बच्चन के साथ। इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया और दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में साथ की। हालांकि इनके बीच ऑफ स्क्रीन बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आते तो जादू बिखेरते। एक बात और जो परवीन बाबी को बाकी हीरोइनों से अलग बनाती थी, वो थी उनकी आजादी के लिए लड़ने की सोच। वो कभी किसी के दबाव में नहीं आई। उन्होंने हमेशा वही किया जो उन्हें सही लगा। इंडस्ट्री में जब बाकी एक्ट्रेस पारंपरिक कपड़ों में नजर आती थीं, तब परवीन बाबी ने वेस्टर्न ड्रेसेस और बोल्ड स्टाइल से एक नई लहर ला दी। उनका अंदाज हर लड़की कॉपी करना चाहती थी और हर लड़का उन्हें देखने के लिए टिकट खरीदता था। परवीन बाबी को स्टाइल आइकन कहा जाने लगा और उनके फोटोशूट्स और इंटरव्यूज हर जगह छपते थे। वो जितनी ग्लैमरस थीं, उतनी ही प्रोफेशनल भी थीं। सेट पर कभी लेट नहीं होती थी, डायलॉग्स याद रखने में एक्सपर्ट थीं और अपने रोल्स को लेकर बहुत ही गंभीर रहती थी। शायद यही वजह थी कि उनकी गिनती उस दौर की सबसे भरोसेमंद एक्ट्रेस में होती थी। लेकिन इस पूरे ग्लैमर और नाम के बीच एक चीज जो परवीन बाबी के बारे में सबसे कम लोगों को पता होती थी, वो थी उनकी तन्हाई। इंडस्ट्री में रहते हुए भी वो अंदर से अकेली थी। उनकी लाइफ में प्यार आया, लेकिन वो भी ज्यादा टिक नहीं पाया।
उनका नाम कबीर बेदी, डैनी डेंजोंगपा और फिर महेश भट्ट के साथ जुड़ा। लेकिन ये रिश्ते कभी मुकम्मल नहीं हो पाए और इसी के साथ उनके अंदर धीरे धीरे एक खालीपन घर करने लगा जो बाहर से नजर नहीं आता था। लेकिन इन बातों का असर अभी तक उनके काम पर नहीं पड़ा था, क्योंकि तब तक वो फिल्म दर फिल्म हिट दिए जा रही थी। उनके पास काम की कमी नहीं थी, पैसों की कोई टेंशन नहीं थी, फैंस की कोई गिनती नहीं थी। लेकिन अंदर से परवीन बाबी किसी और ही जंग में उलझ रही थी। उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया था, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र, और हर फिल्म में उन्होंने अपनी मौजूदगी से स्क्रीन पर छाप छोड़ी थी। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि एक टैलेंटेड अदाकारा थी जो हर रोल को बड़ी ईमानदारी से निभाती थी। परवीन बाबी को उस वक्त की बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाता था, लेकिन असल में वो एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान थी जो खुद को छुपाकर लोगों के सामने एक मजबूत चेहरा रखती थी। उनकी अदाकारी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो जिस किरदार को निभाती थी उसमें खुद को पूरी तरह ढाल देती थी, और यही वजह थी कि लोग उनके किरदारों से जुड़ जाते थे। उनकी हाइट, उनका हेयर स्टाइल, उनकी आंखें और बोलने का ढंग, सब कुछ उन्हें भीड़ से अलग करता था। बॉलीवुड में जब भी कोई नई एक्ट्रेस आती थी तो लोग उसे नई परवीन बाबी कहकर बुलाते थे। लेकिन परवीन बाबी जैसी बनने के लिए सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि जो आंधी उन्होंने अकेले झेली थी उसके लिए हिम्मत भी चाहिए थी। परवीन बाबी जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही रहस्यमयी भी थीं, और यही रहस्य उनके निजी रिश्तों में भी था। बॉलीवुड में उनके कई अफेयर्स की चर्चा होती रही, लेकिन जिन रिश्तों को उन्होंने चाहा, समझा, अपनाया, वही उन्हें तोड़ते चले गए। सबसे पहले बात करें कबीर बेदी की, तो उस वक्त कबीर बेदी खुद एक हैंडसम और चार्मिंग एक्टर माने जाते थे। उनकी मुलाकात परवीन बाबी से एक पार्टी में हुई थी और दोनों के बीच कुछ तो था जो फौरन कनेक्ट हो गया। परवीन उस वक्त बॉलीवुड में नई थी और कबीर पहले से एक्टिव थे, पर दोनों के बीच एक केमिस्ट्री थी जो इंडस्ट्री में छुप नहीं सकी। परवीन बाबी और कबीर बेदी का रिश्ता कुछ समय तक बहुत ही गहरा रहा। दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते थे। इंटरव्यूज में परवीन कबीर की तारीफ करती थी, लेकिन शायद परवीन को यह जल्दी ही समझ आ गया कि कबीर का ध्यान सिर्फ उनके ऊपर नहीं है। कबीर इंटरनेशनल लेवल पर एक्टिंग करना चाहते थे। वो इटली में संदोकान नाम की सीरीज कर रहे थे और ज्यादातर वक्त विदेश में रहते थे। धीरे धीरे इस दूरी ने दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। कहते हैं परवीन बाबी ने उस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कबीर अपने करियर को लेकर बहुत फोकस थे और शायद उन्हें परवीन की सेंसिटिविटी समझ नहीं आई। और एक दिन ऐसा आया जब परवीन ने खुद को इस रिश्ते से अलग कर लिया। इस रिश्ते के टूटने का असर उन पर साफ नजर आने लगा। फिर उनकी लाइफ में आए डैनी डेंजोंगपा। डैनी उस वक्त बॉलीवुड के हैंडसम और डाउन टू अर्थ एक्टर माने जाते थे और परवीन को उनमें कुछ सुकून मिला। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन फिर वो गहराई में बदल गई। डैनी एकदम अलग थे, सादगी पसंद थे और परवीन को उनके साथ एक नॉर्मल लाइफ का एहसास होता था। परवीन डैनी के साथ कुछ वक्त तक रिलेशन में रहीं, लेकिन डैनी के एक इंटरव्यू के मुताबिक परवीन बहुत जल्दी चीजों को दिल पर ले लेती थीं और कहीं ना कहीं उन्हें खुद पर बहुत शक रहता था। वो खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करती थीं। शायद यही वजह थी कि ये रिश्ता भी ज्यादा वक्त नहीं चल सका। परवीन बाबी की लाइफ में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी जिंदगी में महेश भट्ट की एंट्री हुई। महेश उस वक्त एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थे और परवीन एक सुपरस्टार। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन एक दिन किसी पार्टी में मुलाकात हुई और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। महेश भट्ट खुद मानते हैं कि परवीन बाबी उस वक्त बेहद अकेली थीं और उन्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उन्हें सिर्फ परवीन के तौर पर समझे, न कि स्टार के तौर पर। महेश ने उन्हें बहुत करीब से जाना। वो कहते हैं कि परवीन बेहद इमोशनल थीं और अंदर से टूटी हुई थीं। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि महेश भट्ट ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। महेश का कहना है कि परवीन के साथ रहते हुए उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो आम लोग नहीं देख पाते। परवीन और महेश एक साथ रहते थे और यही वो वक्त था जब परवीन के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। उन्होंने बाहर निकलना बंद कर दिया, मीडिया से दूरी बना ली, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। वो हर वक्त खिड़की से बाहर झांकती रहती और कहती कि कोई उन्हें मारने वाला है। महेश भट्ट को शुरुआत में लगा कि शायद परवीन स्ट्रेस में है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम डिप्रेशन नहीं है,
बल्कि कुछ बहुत गंभीर है। परवीन बाबी को ऐसा लगता था कि कोई उनके फोन टैप कर रहा है, कोई उनके पीछे पड़ा है। वो कहती थी कि अमिताभ बच्चन उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये बातें सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है, लेकिन महेश भट्ट उनके साथ रह रहे थे और उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने परवीन को कई बार एक कोने में बैठकर खुद से बात करते देखा है। वो कई बार रात को चीख पड़ती थीं और कहती थीं कि उनके कमरे में कोई है महेश भट्ट। इस बात को छिपाते नहीं, बल्कि कहते हैं कि वो परवीन से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि परवीन धीरे धीरे खुद को खोती जा रही है, तो उन्होंने प्रोफेशनल मदद लेने की कोशिश की। परवीन को डॉक्टर के पास ले जाया गया और तब पहली बार सामने आया कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में इंसान को भ्रम होता है, वो अपने आसपास की चीजों को लेकर शक करता है और कभी-कभी वो अपने ही बनाए डर में जीने लगता है। परवीन इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने दवाइयां लेना बंद कर दिया और किसी भी तरह की थेरेपी से मना कर दिया। उन्हें लगता था कि सब लोग उनके खिलाफ हैं। यहाँ तक कि महेश भट्ट भी। महेश ने परवीन को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। वो कहती थीं कि उन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है और जो कुछ हो रहा है वो सब सच है। धीरे धीरे ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि परवीन ने शूटिंग्स पर जाना बंद कर दिया। उन्होंने इंडस्ट्री से कट ऑफ कर लिया और यहाँ तक कि घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। महेश भट्ट इस पूरे दौर में उनके साथ रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने खुद को भी टूटते हुए पाया। उन्होंने महसूस किया कि अब वो परवीन की मदद नहीं कर पा रहे हैं और तब उन्होंने बहुत दुख के साथ परवीन से दूरी बना ली। कहते हैं कि महेश भट्ट उस फेज को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने बाद में एक फिल्म अर्थ बनाई जो काफी हद तक परवीन बाबी की कहानी से मिलती जुलती थी। परवीन बाबी का करियर उस वक्त ढलान पर आ गया था। जो एक वक्त में सबसे बड़ी स्टार थी, वो अब मीडिया से भी डरने लगी थी। उनका शक इतना बढ़ गया था कि वो अखबारों में छपी खबरों को भी अपने खिलाफ साजिश मानती थीं। वो कहती थीं कि उनके घर में सीसीटीवी लगाए गए हैं, उन्हें जहरीला खाना दिया जा रहा है। उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे दूरी बना ली और एक ऐसे अकेलेपन में चली गईं जहां कोई पहुंच ही नहीं सका। परवीन बाबी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब वो किसी से मिलना तो दूर, किसी को देखना तक नहीं चाहती थी। उनके लिए दुनिया डरावनी बन चुकी थी और हर चेहरा, हर आवाज, हर आहट उन्हें किसी साजिश जैसी लगती थी। वो जिस घर में रहती थीं, वहां उन्होंने सभी खिड़कियां पर्दों से बंद कर दी थीं। कोई बाहर से आवाज लगाता तो वो कांप जाती थीं और घंटों तक दरवाजा नहीं खोलती थीं। महेश भट्टी से रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने खुद को दुनिया से लगभग काट ही लिया था और अब उनके पास न दोस्त बचे थे, न रिश्तेदार और न ही कोई सहारा। एक वक्त ऐसा आया जब परवीन बाबी ने इंडिया छोड़ने का फैसला लिया। वो अकेली अमेरिका चली गई। वहां जाकर उन्होंने इलाज करवाने की थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन जब डॉक्टरों ने फिर से बताया कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उन्होंने वहां भी इलाज बंद कर दिया। अमेरिका में वो एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहने लगी। किसी को नहीं बताया कि कहां है, क्या कर रही हैं और किस हालत में है। अमेरिका में उन्होंने कुछ धार्मिक संस्थाओं से संपर्क किया, कुछ क्रिश्चियन ग्रुप्स के साथ रहने की कोशिश की और खुद को अध्यात्म में डुबोने की कोशिश की, लेकिन उनके मन का डर उनके साथ ही बना रहा। उन्होंने धीरे धीरे खुद को एक धर्म प्रचारक के तौर पर देखना शुरू किया। उन्हें लगा कि अब भगवान ही उनका रास्ता है। उन्होंने खुद को एक मिशन पर लगा लिया और वो मिशन था दुनिया को बताना कि कौन उन्हें मारना चाहता है। वो अक्सर अमेरिका में चर्च में जाकर लोगों से कहती थीं कि उन्हें बड़े बड़े लोग टारगेट कर रहे हैं। वो नाम लेती थीं कि अमिताभ बच्चन, CIA, रॉ मोसाद, इन सब ने मिलकर उन्हें घेर लिया है और अब वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिका में भी उनके अजीब व्यवहार को देखकर कई लोग उनसे कटने लगे। उन्होंने वहां भी अपना नाम तक लोगों को ठीक से नहीं बताया। जब कोई उनसे पूछता कि क्या आप वही बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो वो इनकार कर देती और कहती कि वो अब सिर्फ गॉड की चाइल्ड है और उनका अतीत तो एक साजिश थी। अमेरिका में कई बार उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन हर बार वो खुद को जबरन डिस्चार्ज करवा लेती, क्योंकि उन्हें लगता था कि अस्पताल वाले भी उन्हीं संगठनों के लोग हैं जो उन्हें खत्म करना चाहते हैं। इस बीच इंडिया में सबको लगने लगा कि परवीन बाबी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी से संपर्क नहीं रखा था, किसी इंटरव्यू में नहीं आई और कोई खबर तक नहीं आती थी। उनकी तस्वीरें तक सामने नहीं आती थी। कई लोग उन्हें मरा हुआ मानने लगे थे। करीब 7-8 सालों तक परवीन बाबी अमेरिका में रही और फिर अचानक एक दिन वो वापस इंडिया लौट आई। वापसी के बाद वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उनका पहनावा, उनका चेहरा, उनकी आवाज, सब कुछ अलग था। जो पहले ग्लैमर की रानी थी, अब वो एक खामोश और डरी हुई औरत बन चुकी थी।
उन्होंने मुंबई के जुहू इलाके में एक फ्लैट लिया और वहीं अकेले रहने लगी। इस बार उन्होंने अपने फ्लैट को कुछ इस तरह बंद किया कि कोई बाहर से देख भी नहीं सकता था। उन्होंने दरवाजों पर डबल लॉक लगाए, खिड़कियों पर ताले तक लगा दिए और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी। वो अब किसी से नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि बिल्डिंग वालों को भी ठीक से चेहरा नहीं दिखता था। घर के काम के लिए जो काम वाली आती थी वो भी बस बाहर खाना रखती और चली जाती थी। परवीन उससे भी ठीक से बात नहीं करती थी। उन्होंने इंडस्ट्री के किसी भी इंसान से कोई संपर्क नहीं रखा। वो कोर्ट तक चली गई और वहां दावा किया कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल एजेंसियां भी शामिल हैं। कोर्ट ने उनकी मानसिक हालत को देखकर केस को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस बीच उनकी हालत और बिगड़ती गई। वो पूरे दिन अकेले बैठकर कागजों पर कुछ लिखती रहती, कई डायरीज में अपने डर और आरोप लिखती रहती और खुद को भगवान का दूत बताने लगी। कुछ सालों तक उनकी ऐसी हालत रही, किसी को नहीं पता था कि वो क्या खा रही हैं, कैसे जी रही हैं या कौन उनके पास आता है। कोई उनसे मिलने की कोशिश करता तो वो दरवाजा ही नहीं खोलती थी। फ्लैट से बाहर निकलना तो जैसे उनकी जिंदगी से मिट ही चुका था। ना वो मंदिर जाती, ना डॉक्टर के पास, ना किसी पार्टी या इवेंट में दिखाई देती। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपना खाना खुद बनाती थीं, लेकिन जब हालत बहुत खराब हो गई तो बिल्डिंग वालों ने नोटिस किया कि उनके घर से कई दिनों तक कोई हलचल नहीं हुई। उनकी बालकनी में रखी चीजें जिसकी तस पड़ी थीं, दूध के पैकेट कई दिनों तक बाहर पड़े रहते थे और बदबू आने लगी थी। तब किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। फ्लैट के अंदर परवीन बाबी की लाश पड़ी थी। वो कई दिनों से मृत थी और किसी को खबर तक नहीं थी। उनका शरीर बुरी तरह सड़ चुका था और घर में जगह जगह दवाइयों के पैकेट और कागज बिखरे हुए थे। उनकी मौत की तारीख का कोई ठीक अंदाजा नहीं लग पाया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि वो कम से कम 3 दिन पहले मर चुकी थी। उनके पास से एक डायरी मिली जिसमें उन्होंने अपने आखिरी दिनों के डर, अपनी उलझनों और अपने अकेलेपन को दर्ज किया था। 20 जनवरी को परवीन बेबी की 18वीं डेथ एनिवर्सरी है। बताया जाता है कि परवीन बाबी डायबिटीज से पीड़ित थी और उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हुई थी। इस वजह से परवीन बाबी कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। वह अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स को भी इन्हीं नजरों से देखती थी। उनका कहना था कि वो लोग उन्हें मार डालेंगे। परवीन बाबी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई कि इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली और फिर एक दिन अचानक परवीन बाबी की मौत की खबर मिली। ये 20 जनवरी की बात है। परवीन बाबी जुहू मुंबई की एज रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती थी। परवीन बाबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी और ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी परवीन से दूरी बना लिए थे। डायबिटीज और पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। परवीन बाबी की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाजा बंद था और बार बार आवाज देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर का जो नजारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। परवीन बाबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि परवीन बाबी की मौत नींद में हुई है। शरीर पर किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो, इसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि जब पुलिस परवीन बाबी के फ्लैट पर पहुंची तो परवीन की बॉडी पहचाने जाने की स्थिति में नहीं थी। वह सड़ने लगी थी। परवीन बाबी की बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो एक वक्त की सबसे ग्लैमरस हीरोइन थी, जिसकी एक मुस्कान पर लोग दीवाने हो जाते थे, वो इस तरह अकेले मर गईं और किसी को पता तक नहीं चला। पुलिस ने जब उनके घर की तलाशी ली तो हर कोना डरावना लग रहा था। हर चीज पर धूल जमी थी। घर में दर्जनों दवाइयों के पैकेट बिखरे थे और कई नोटबुक्स पड़ी थी जिनमें उन्होंने अपने डर, अपने इल्जाम और अपने अकेलेपन को लिखा था। एक डायरी में उन्होंने लिखा था कि अगर मेरी मौत हो तो मेरा अंतिम संस्कार इस्लामिक तरीके से किया जाए और मेरे मामा मेरे जनाजे को देखें। लेकिन जब ये बात परवीन बाबी के रिश्तेदारों तक पहुंची तो किसी ने भी उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी नहीं ली। उनके मामा जो गुजरात में रहते थे, उन्होंने भी ये कहकर हाथ पीछे खींच लिए कि इतने सालों से कोई रिश्ता नहीं रहा और अब वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ऐसे में एक्टर और डायरेक्टर महेश भट्ट सामने आए और उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भले ही परवीन बाबी अब इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन उन्हें अकेले दफनाना इस इंडस्ट्री और इंसानियत दोनों के लिए शर्म की बात होगी। महेश भट्ट ने प्रशासन से बात की और परवीन बाबी का अंतिम संस्कार इस्लामिक रिवाजों के साथ करवाया। लेकिन इस दौरान कई सवाल उठे कि आखिर उनकी मौत के बाद बॉलीवुड के वो सारे चेहरे कहां थे जो उनके साथ काम कर चुके थे, जो उनके दीवाने थे और जो एक वक्त में उनके साथ फोटो खिंचवाने तक के लिए बेताब रहते थे। उनकी अंतिम यात्रा में गिनती के लोग थे, कुछ पुलिसकर्मी, कुछ पड़ोसी, और महेश भट्ट बॉलीवुड के बड़े चेहरों में से कोई भी नहीं आया। ना अमिताभ बच्चन, ना धर्मेंद्र, ना शशि कपूर, ना कोई और, जिनके साथ परवीन बाबी ने दर्जनों फिल्में की थी। परवीन बाबी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी सारी संपत्ति गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनके मेडिकल इलाज पर खर्च की जाए। उन्होंने अपनी वसीयत में खास तौर पर लिखा था कि उनके बाद कोई रिश्तेदार या फैमिली मेंबर उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बने। लेकिन जैसे ही उनकी मौत की खबर आई, वैसे ही उनके दूर के रिश्तेदार सामने आने लगे और वसीयत को चैलेंज करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने दावा किया कि परवीन बाबी मानसिक रूप से बीमार थीं और उन्होंने वसीयत दबाव में बनाई है। मामला कोर्ट में पहुंचा और लंबी सुनवाई हुई, लेकिन आखिर में कोर्ट ने परवीन बाबी की वसीयत को सही माना और उनकी संपत्ति को ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज में मदद करता है। उनकी वसीयत की ये बात सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं, क्योंकि आखिरी वक्त में परवीन बाबी खुद भूखी प्यासी रह गई थी। किसी के दरवाजे पर नहीं गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने दूसरों के लिए सोचकर एक मिसाल छोड़ दी। परवीन बाबी के जाने के बाद बॉलीवुड में कई बार उनके नाम पर फिल्में बनाने की चर्चा हुई। उनकी जिंदगी पर किताबें लिखी गईं। कई फिल्में उनके किरदार से प्रेरित बताई गईं, लेकिन कोई भी फिल्म उनके दर्द को सही मायनों में नहीं दिखा पाई। वो बस एक चेहरा बनकर रह गईं, जो खूबसूरती का सिंबल थी, लेकिन जिसकी आत्मा अंदर से टूटी हुई थी। आज भी जब परवीन बाबी का नाम आता है तो लोग उनकी खूबसूरती, उनके कपड़े, उनके स्टाइल की बात करते हैं, लेकिन उनके अकेलेपन, उनके मानसिक दर्द और उनकी मौत की खामोशी को शायद ही कोई याद करता है। बॉलीवुड की गलियों में सैकड़ों कहानियां हैं, लेकिन परवीन बाबी की कहानी उन चंद कहानियों में से है जो सुनाई नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। वो जो कभी सुपरस्टार थीं, जो हर फिल्म का चेहरा थी, आखिर में अपने फ्लैट में अकेली मरी। ना कोई अपने, ना कोई दोस्त, ना कोई सहारा, सिर्फ एक बंद दरवाजा और अंदर एक कहानी जो अब सिर्फ सन्नाटे में सुनी जा सकती है। अगर आपको परवीन बाबी की ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपको भी लगा हो कि उनकी जिंदगी में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी असल कहानी जान सके। और अगर आप भी ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि परवीन बाबी की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया।